नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि विपक्ष जब तक संभल पाता है तब तक मोदी एंड मंडली एक नया सी गुफा छोड़ देती है। विपक्ष इंडिया की बैठक महाराष्ट्र में कर रहा होता है, नरेंद्र मोदी की तरफ से एक नया सी गुफा आता है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसी बीच 5 दिन का विशेष सत्र भी बुला लिया जाता है। बताया नहीं जाता है कि किस मसले पर होगा, और पूरा विपक्ष इस गुफे में चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लगता है। वन नेशन वन इलेक्शन सिद्धांततः बात तो बहुत अच्छी है, एक समिति भी बना दी गई है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उसके अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन कब होगा, कितने दिनों में होगा, कैसे होगा, तय नहीं है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के नेताओं के सुरताल बदल गए हैं। अलग अलग नेता, अलग अलग बयान। सबसे सटीक टिप्पणी डी राजा की है। भाजपा एक राष्ट्र एक पार्टी की भावना से ग्रस्त है और इंडिया के एकजुट होने से घबराई हुई है। तेजस्वी यादव भी मुंबई गए थे और जब वहां से पटना वापस लौटते हैं तो पत्रकार सवाल पूछते हैं, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है वन नेशन वन इनकम। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है तो पहले मोदी जी को हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि वन नेशन वन इनकम कर दे पहले, ताकि सब लोगों का एक जैसा एक समान जैसा इनकम हो। बेरोजगारी है, गरीबी है, पहले वन नेशन वन इनकम तो करें। भाजपा पर तंज भी कसते हैं तेजस्वी, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन आज कह रहे हैं, कल कहेंगे वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। अभी ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, बाद में कहेंगे कि केवल जो है केंद्र सरकार, केंद्र का ही चुनाव हो, राज्यों का खत्म कर देंगे। फिर बाद में बोलेंगे कि वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, एक भाषा, वन नेशन वन पहलवान, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं, कहीं चलने वाला नहीं है। मोदी जी से हम लोग यही अनुरोध करेंगे, पहले देश की आर्थिक स्थिति, लोगों के साथ आर्थिक न्याय तो करें। और अपने केजू भाई भी गए थे हरियाणा में, तो जब मंच मिलता है तो केजू भाई थोड़े शिक्षा के सुधार संबंधी पहलों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिसके विषय में केजू भाई कहते हैं कि दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया, आजकल शराब घोटाले में जेल में बंद हैं और जमानत के लिए तरस से गए हैं। तो अपने केजू भाई ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से हमें क्या लेना देना, इसके जगह पर हमें चाहिए वन नेशन वन एजुकेशन। जैसे अमीर के बच्चे को, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को शिक्षा मिलती है, उसी तरह मेरे किसान और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जहां अमीर गरीब के बच्चे समान स्तर की शिक्षा प्राप्त करें। बात तो बहुत अच्छी है। बताओ, आम आदमी को कुछ मिलेगा? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन 100 इलेक्शन, वन नेशन 1000 इलेक्शन, हमको क्या मिला? आम आदमी को कुछ मिला? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन एजुकेशन।
सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अमीर के बच्चे को भी, अंबानी के बच्चे को, अडानी के बच्चे को जैसी शिक्षा मिलती है, वैसे मेरे किसान के और मजदूर के बच्चों को मिलनी चाहिए शिक्षा। वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। नहीं चाहिए हम लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन। वन इलेक्शन तुम रखो, हमारी बला से 1000 इलेक्शन करा लो, 2000 इलेक्शन करा लो, हमको क्या फर्क पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर राहुल गांधी कहते हैं इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि कमेटी भी बना दी गई है, तो कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी को कमेटी में रखा गया था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी अपना नाम वापस लेने की बाबत अमित शाह को पत्र लिखते हैं, कहते हैं राज्यसभा में मौजूद नेता विपक्ष को इस कमेटी से बाहर रखा गया है। ये संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली का जानबूझकर किया गया अपमान है। इन परिस्थितियों में मेरे पास निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। दरअसल जो कमेटी बनाई गई है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसमें अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व सदस्य एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को रखा गया है। गुलाम नबी आजाद की तो याद आ गई, क्योंकि गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस में नहीं है, लेकिन वर्तमान राज्यसभा में नेता विपक्ष की याद नहीं आई। इसी को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़ा किया। यानी गाछे कटहर उठे तेल, स्वाद लिया जा रहा है। अभी तो सिर्फ कमेटी बनी है और सरकार ने विशेष सत्र का आह्वान मात्र किया है। यह भी तय नहीं है कि कमेटी की रिपोर्ट की में अनुशंसा क्या होगा और जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसका मजमून क्या होगा। लेकिन विपक्षी दल की घबराहट ये बताती है कि वे मोदी के हर चाल को लेकर सतर्क हैं और 2024 का चुनाव न सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि नवोदित इंडिया गठबंधन के लिए भी साख का सवाल बना हुआ। आजादी के बाद वर्ष 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो चुके हैं। वर्ष 1967 के बाद कई बार लोकसभा और विधानसभा अलग अलग समय पर भंग होती रही, जिस कारण से यह क्रम टूट गया। कुछ विधानसभाओं को 1968 और 1969 और 1970 में लोकसभा से पूर्व ही समय पूर्व भंग कर दिया गया था। खैर, सिद्धांत और व्यवहार में हमेशा से ही काफी पेचीदगियां होती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का सिद्धांत हो सकता है कि बेहतर हो, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना इतना आसान न होगा। केंद्र सरकार ने कमेटी बनाकर भले ही पहला कदम चल दिया हो, लेकिन राह में मुश्किलें कई हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पहले इच्छा जाहिर नहीं किए हो। प्रधानमंत्री ने पहले भी इच्छा जाहिर की थी कि ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा और आम चुनाव एक साथ हों। अब देखना यह होगा कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का जो सत्र बुलाया गया है उसका मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन होगा या कुछ और। यदि ऐसा होता भी है तो इसके लिए काफी वक्त की जरूरत होगी।
चुनाव आयोग की भी भूमिका है। चुनाव कराने में काफी वक्त लगता है। कमेटी का कार्यकाल क्या होगा, कब तक रिपोर्ट आएगी, बहुत सारी चीजें तय की जानी है। तो यह मानकर चला जा सकता है कि इतना जल्दी तो कुछ नहीं होने जा रहा। जो लोग यह तर्क दे रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों होना चाहिए, उनका तर्क है कि इससे चुनाव खर्च में कमी आएगी। कहा जा रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और इसमें चुनाव आयोग द्वारा खर्च किया गया रकम भी शामिल है। वहीं 1951-52 में मात्र 11 करोड़ रुपए में चुनाव हो गया था। जहां तक चुनौतियों का सवाल है, विपक्ष क्या सवाल कर रहा है और प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी क्या कह रही है, उससे इतर बात करें तो चुनौतियों पे बात करें तो इसके लिए राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के साथ अगर जोड़ना चाहते हैं तो संवैधानिक संशोधनों की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। कई तरह के संविधान संशोधन करने होंगे। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करने की दरकार होगी। तो कहा यह जा सकता है कि कुल मिला के नरेंद्र मोदी एंड टीम ने ये दाव खेल दिया है और ऐसा भी नहीं है कि ये दाव अचानक ही खेल दिया हो। 2014 के भाजपा के घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि राज्य सरकारों के लिए स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक साथ चुनाव का एक तरीका विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।